अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि CSS या PMS से मुतालिक जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको मैं सिंपल वर्ड्स में आसान तरीके से समझा सकूं, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की उनको अपनी प्रिपरेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर कैंडिडेट्स मिस कर जाते हैं और फिर उसकी वजह से उनको लॉन्ग रन में, मतलब जब वो अपना 1 साल 8 महीने 6 महीने या 2 2 साल भी लगा देते हैं, लेकिन आउटपुट उनको उस तरीके का नहीं मिलता जिस तरीके का उनको इतने टाइम के बाद मिलना चाहिए। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं और उसका जब तक हमें पता चलता है अपने पेपर्स में या रिज़ल्ट के बाद, तो फिर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो बेहतर ये है कि उन चीज़ों को आप पहले से प्रिपेयर करें, उन चीज़ों को फ़ोकस करें, और ताकि हर सब्जेक्ट में आप ना सिर्फ पेपर पास करें बल्कि अपना एग्रीगेट भी अच्छा बनाएं। अच्छा, मैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कुछ की फैक्टर्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से लोग पेपर या तो फ़ेल कर देते हैं या अच्छा स्कोर नहीं ले पाते। तो वन बाय वन मैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग पास या फ़ेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे, उसमें दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी कैंडिडेट पास या फेल होता है। सबसे पहली चीज़ टॉपिक सिलेक्शन। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि जो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा हो वो आप सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर रैंडमली फिर लिखना शुरू कर दें। टॉपिक सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपको नॉलेज है, ग्रिप है, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की है, उसमें फिर 2 से 3 चीज़ें आ जाती हैं। मतलब जब जब पेपर आपका स्टार्ट होता है, पेपर आपके हाथ में आता है, 8 से 10 टॉपिक्स आपको मिलते हैं पेपर में, और उसमें से फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको सिलेक्ट करके ऐसे लिखना होता है 2500 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स का। तो वो फिर बहुत एक क्रूशल स्टेज होता है और मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स वहीं पर पास या फेल हो जाते हैं जब वो अपना टॉपिक सिलेक्शन कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो बग़ैर तैयारी के आता है। तैयारी सब ने की होती है, किसी ने कम की होती है, किसी ने ज़्यादा की होती है। मैटर जो करता है वो टॉपिक सिलेक्शन और फिर उसको आगे ड्राइव करना टॉपिक को अगले 3 घंटों में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो टॉपिक सिलेक्शन के वक्त आपको जो चीज़ें दिमाग में रखनी है वो ये कि आपको उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। वो टॉपिक रिपीट नहीं होते, वो जोन्स होते हैं, मतलब स्कोप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेमोक्रेसी के ऊपर कोई टॉपिक आ रहा है तो हर साल कोई ना कोई टॉपिक डेमोक्रेसी से रिलेटेड आता है। इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड आता है, एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड आता है, गवर्नेंस से रिलेटेड आता है। लेकिन देखना ये होता है कि जो पेरेंट टॉपिक है, मतलब डेमोक्रेसी अगर टॉपिक है तो उसके साथ जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो टॉपिक है, वो लिंक किस चीज़ के साथ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेमोक्रेसी आता तो हर साल है पेपर में, लेकिन कभी वो इलिटरेसी के साथ उसको रिलेट करते हैं, कभी उसको गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस के साथ रिलेट करते हैं, या कभी यूथ डेवलपमेंट के साथ रिलेट करते हैं, कभी होप्स एंड हर्डल्स की बात करते हैं, कभी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो हर तरीके से उस टॉपिक के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, वो चेंज हो जाती हैं। वो फिर सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं रहता, उसके साथ जो उस फ्रेज़ के अंदर टॉपिक जो आपका है, उसका जो पूरा सेंटेंस है, उसकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। जो पूरा टॉपिक है आपका, उसमें जितने वर्ड्स हैं उस हर वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि एग्ज़ामिनर इस टॉपिक में आपसे डिमांड क्या कर रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई, यहाँ पर आपकी टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन और टॉपिक सिलेक्शन आ जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, फिर जो लोग सही टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको टॉपिक समझ में भी आ रहा है, उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस भी की हुई है काफ़ी, हर चीज़ उनको पता है, लेकिन फिर मार कहाँ खा जाते हैं, वहाँ पर जहाँ उनको फिर अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है ऐसे का। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है स्ट्रक्चर वाइज, उसका एक टेक्निकल कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से ही वो इंट्रोडक्शन आपका बनेगा। फिर उसमें उसी में आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है। जिसको थीसिस स्टेटमेंट बनाना नहीं आती उनको फिर ऐसे में आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर आपका स्टांस समझना एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाता है कि बेसिकली आपका स्टांस क्या है, आपने किस तरह अंडरस्टैंड किया है टॉपिक के, आप अगेंस्ट में जा रहे हो या टॉपिक के आप फेवर में जा रहे हो। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो आपकी बॉडी होती है उसमें फिर कलेक्शन ऑफ जो पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग के रूल्स के बारे में नहीं पता तो फिर आप ऐसे का स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बना सकते। और जब आपके पैराग्राफ्स में गलतियाँ होंगी
तो फिर आपकी चाहे आउटलाइन कितनी ही अच्छी हो या टॉपिक आपने अंडरस्टैंड कर लिया हो कम्प्लीटली, वहाँ पर फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आप फेल भी हो सकते हो। इसी तरह कंक्लूजन के कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ बनता है, तो अगर आपको वो नहीं आता बनाना तो फिर आपको जो है वो वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ये हो गई आपकी इंग्लिश ऐसे की बात। ये मैं भी ऊपर जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि टॉपिक सिलेक्शन के साथ साथ आपको जिन चीज़ों के ऊपर काम करना है वो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं इन तमाम चीज़ों की, जिसमें टेक्निकल स्ट्रक्चर्स आपके सारे बेसिक ग्रामर, स्पेलिंग्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपको ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश का पेपर है, अगर इंग्लिश के पेपर में ही ये चीज़ें नहीं होंगी तो यू कैन नॉट स्कोर वेल। उसके बाद इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर आता है, उसमें प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, ट्रांसलेशन और जो ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनके रूल्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग इसमें कंपोजिशन के पेपर में फ़ेल होते हैं और अगर आपने डीएमसीज़ देखी हो तो 30+ पे पहुंचकर वो फ़ेल हो जाते हैं, मतलब 40 तक नहीं पहुंच पाते। उसका एक बड़ा रीज़न क्या है कि काफ़ी लोग, अक्सर लोग जो है वो जो 20 मार्क्स वाला सेक्शन है इसका वोकेबलरी का, जिसमें एमसीक्यूज़ आपके आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो मिस कर जाते हैं, वो प्रिपेयर ही नहीं करते। और 20 मार्क्स का वो पोर्शन है और यहाँ पर हर एक मार्क आपके लिए क्रूशल है। तो आप प्रेसी में कुछ मार्क्स ले लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में ले लेते हैं, ट्रांसलेशन में ले लेते हैं, फिर जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, 5-5 मार्क्स वाले, वो फिर बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं। मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स आपको कुछ आ रहे होते हैं, कुछ नहीं आ रहे होते, आपको ईडियम्स कुछ आ रहे होते हैं, कुछ नहीं आ रहे होते, तो वहाँ पर आपको 1-1, 2-2 मार्क मिलते हैं। अगर दूसरे एंड पे आप देखें तो 20 मार्क्स जो आप छोड़ रहे हैं, वहाँ से अगर आप 10 मार्क्स भी ले लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके पेपर में। और ना सिर्फ पेपर में, ये फिर आपके एग्रीगेट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद ये आपके 2 इंग्लिश के पेपर्स हो गए। इसके बाद बारी आती है जीके की। जीके में आपके 3 कंपलसरी पेपर्स आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अच्छा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी से हम स्टार्ट करें तो जीएसए का पेपर देखने में तो बहुत इजी लगेगा आपको। उसका अगर आप सिलेबस देखेंगे, ये हम तो 8th क्लास से 5th क्लास से साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ें आपको उस सब्जेक्ट के सिलेबस में मिलेंगी। लेकिन हम फेल कहाँ होते हैं? अब ज़ाहिर सी बात है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है आपका, इतना पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह होती हैं। अब जनरल साइंस का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया एफपीएससी ने। पहले अलग किस्म के पेपर्स आते थे, मतलब जो टॉपिक्स आते थे, अब उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। फिर जनरल एबिलिटी का सेक्शन उसमें ऐड कर दिया गया है। तो पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस की। उसमें मार्क्स हमारे क्यों नहीं आते हम? अच्छा, उसमें जनरल साइंस में आपका तकरीबन जो है वो रट्टा आपको लगाना पड़ता है। जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी के, साइंस के और जितने भी दूसरी फील्ड्स हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जनरल साइंस की कैटेगरी में ही फॉल करती हैं और ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती हैं। फिर आपको ज़ाहिर सी बात है इसमें रट्टा भी लगाना पड़ता है, क्रैमिंग करनी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि काफ़ी लोग जो हैं वो डायग्राम्स नहीं बनाते पेपर्स में। अब 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, उसमें अगर आप डेफिनेशन लिख दें काफ़ी सिर्फ, तो वो काफ़ी नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको इलस्ट्रेशन करनी पड़ती है डायग्राम्स के साथ, पिक्चर्स के साथ। वो ख़ुद क्वेश्चन में लिखते हैं, अगर आप पेपर देखें तो हर क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई डायग्राम लाजमी बनती है। तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको 1 से 1.5 मार्क वैसे ही एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है उस टॉपिक का। तो अगर इसी तरह हर क्वेश्चन में आपको 1 से 1.5 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलता है डायग्राम का, तो आप अंदाज़ा करें। इसके साथ जो फिर जनरल एबिलिटी वाला सेक्शन है मैथमेटिक्स का, वो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। किसी की मैथ्स अच्छी नहीं होती, कोई वीक होता है, कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, उस वजह से वो उस पूरे सेक्शन को ही ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो वो इतने मुश्किल पेपर्स नहीं होते। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करें तो आप 40 में से 15, 20, 25 मार्क्स तो आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, जनरल साइंस में हम ये एक मसला करते हैं कि एबिलिटी को छोड़ देते हैं और डायग्राम्स नहीं बनाते। इसके अलावा रह जाता है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में मार्क्स क्यों नहीं आते? अब टॉपिक्स आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें आपको पेपर बहुत ईजी लगेगा। कभी एजुकेशन के बारे में सवाल आता है, कभी किसी क्राइसिस के बारे में आ जाता है, इकोनॉमी के बारे में आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है जो उन क्वेश्चंस के साथ कीवर्ड लगे होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को देखें, पास्ट पेपर्स में जाकर देखें, तो हर क्वेश्चन के साथ एक कीवर्ड लाजमी लगा होता है, या तो क्वेश्चन के पहले या क्वेश्चन के एंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आपने देखा हो किसी क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ होता है इलस्ट्रेट, किसी में लिखा होता है ब्रीफली एक्सप्लेन, किसी में लिखा होता है डिस्कस इन डिटेल, किसी में क्रिटिकली एनालाइज, किसी में लिखा हुआ होता है एनालाइज इन डिटेल, किसी में लिखा हुआ होता है इलस्ट्रेट। इसी तरह हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग कीवर्ड लिखे होते हैं और हर कीवर्ड का मतलब जो है वो अलग होता है, और उस कीवर्ड को देखते हुए आपको फिर अपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना होता है, उसको आगे लेकर चलना होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके पास नॉलेज हो वो आप सारी की सारी उस क्वेश्चन के अंदर लिख दें, उससे आपको एक मार्क भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जब तक आप उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर है वो रेलेवेंट नहीं होगा, आपको स्कोर नहीं मिलेगा उसमें। और जब तक उन कीवर्ड्स की मीनिंग्स आपको पता नहीं होंगी, आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चन की डिमांड क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी कीवर्ड्स आपके आ रहे हैं 10 से 15 वर्ड्स की वो एक लिस्ट बनती है, हर वर्ड को आप देखें, 5 पेपर से निकालें और उनकी वन बाय वन पहले मीनिंग देखें। जब मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है। देखने में वो क्वेश्चन सिंपल लग रहे होते हैं, लेकिन उन कीवर्ड्स की वजह से वो थोड़ा सा जो है उसके जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसी वजह से करंट अफेयर्स में और पाकिस्तान अफेयर्स में जो आपके मार्क्स हैं वो कम आते हैं। अब रह गई बात इस्लामिक स्टडीज़ की। इस्लामिक स्टडीज़ का जो मैंने देखा है कॉन्सेप्ट, ख़ास तौर पे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उसमें, वो ये है कि ये इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। लाइट लेने से मुराद तमाम, अगर आप सिलेबस देखें तो वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर वो लैग किस चीज़ में करते हैं, कोटेशंस रेफरेंसेस में। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कोई लॉजिकली आर्गूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं पेपर में, तो उसके आपके पास स्ट्रॉन्ग जो आपके पास प्रूफ्स होते हैं वो होने चाहिए। अब प्रूफ आपके पास इस्लामिक में क्या है, ज़ाहिर सी बात है कुरानिक वर्सेस और अहादीस के जो रेफरेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बग़ैर वर्सेस और अहादीस को कोट किए भी लोग पास करते हैं, लेकिन सेफ़ साइड पे रहने के लिए ज़रूरी है और अच्छा स्कोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको रेलेवेंट जो आपके सोर्सेज़ हैं उनको कोट करें। ये हो गई आपकी बात कंपलसरीज़ की। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी यही तमाम चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं, और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर लोग या तो आईआर सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, या जो रह जाते हैं वो पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करते हैं। बहुत कम होते हैं जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है कैंडिडेट्स की वो इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं। और उसमें भी अब मसला क्या होता है, ये दोनों सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स फॉर ईच, मतलब आईआर भी 200 मार्क्स का है और पॉलिटिकल साइंस भी 200 मार्क्स का है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम इस तरह आती है कि 2 पेपर्स हैं, 200 मार्क्स, मतलब इसके 2 पेपर्स होते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो भी सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है उसके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब ये बात अंडरस्टूड है कि 2 पेपर हो रहे हैं, तो एक पेपर जो है, एक पार्ट 1 वो आपका थ्योरी होगा उस सब्जेक्ट का, और जो दूसरा पार्ट है पेपर 2 वो उसकी एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन मतलब जो जो कॉन्सेप्ट्स आप पेपर 1 में पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको पेपर 2 में दिखानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप लोगों ने सुना होगा कि करंट अफेयर्स और IR2 या पॉलिटिकल साइंस ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं। ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आते फिर? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के करंट अफेयर्स में 60 मार्क्स हैं, उसने 60 मार्क्स स्कोर किए करंट अफेयर्स में, लेकिन IR2 में वो 30, 35 या 40 तक हार्डली पहुंचता है, तो देखने में पेपर्स मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि वो IR का पेपर है और हर सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करने की टेक्निक्स अलग हैं, और हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी डिमांड होती है कि जो सब्जेक्ट आप लिखने जा रहे हैं उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हर सब्जेक्ट के अपने जार्गन्स होते हैं, अपनी थ्योरीज़ होती हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उन्हीं के बाउंड्रीज़ में रहते हुए आपको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। अब IR1 जो है उसमें IR के तमाम कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वही चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी होती हैं IR2 में। अब IR2 में क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज़्यादातर या तो हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर या रेवोल्यूशंस, रशियन रेवोल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी जो होते हैं वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ के होते हैं, करंट अफेयर्स के। अब जो आपकी थ्योरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने IR पढ़ा है उसमें रियलिज़म, क्लासिकल रियलिज़म, न्यू रियलिज़म, लिबरलिज़म, न्यू लिबरलिज़म, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म है, और दूसरी थ्योरीज़ हैं, मार्क्सिज़म है, न्यू मार्क्सिज़म है। अब ये तमाम चीज़ें थ्योरीज़ हैं IR की। अब जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, हिटलर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई, इसके बाद जो है
यूएन क्यों बनाई गई। तो अब जब आप इसके आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो आपको आईआर की वोकेबलरी के अंदर रहकर खेलना है। आईआर की वोकेबलरी को आप जब यूज़ करेंगे, उनकी थ्योरीज़ के साथ उनको जस्टिफाई करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स को, कि कौन से लीडर की जो पॉलिसीज़ थी वो रियलिस्ट थी, कौन लिबरलिस्ट था, या अमेरिका जो है उसका क्या रोल था, यूएन क्यों बनाई गई, इससे पहले लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाई गई थी, और लीग ऑफ नेशंस फिर फेल हुई तो वो फेल क्यों। ये जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे तो उसकी अपनी डिक्शनरी है आईआर की, उस डिक्शनरी के मुताबिक आपको इन आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करना होता है और उन इवेंट्स को रिलेट करना होता है उन थ्योरीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल अगर कोई रियलिस्ट है तो आपको बताना होगा कि हिटलर नेशनलिस्ट था या शॉविनिस्ट था, या जो दूसरे स्टेट्स वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा ले रहे थे कौन कौन से जो स्टेट एक्टर्स थे वो रियलिस्ट थे, आइडियलिस्ट थे। ये जब आप इस तरीके से अपने आर्गूमेंट्स को लेकर जाएंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई बंदे ने पढ़ा है सब्जेक्ट को, इसके बारे में नॉलेज है इसको, फिर वहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स वाली नॉलेज और लैंग्वेज अपने आईआर या पॉलिटिकल साइंस के पेपर में लिखेंगे तो वहाँ पर आपका इंप्रेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं जाएगा। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क्स वाले, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है, जेंडर स्टडीज़ आ जाता है, इंटरनेशनल लॉ आ जाता है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी वोकेबलरी, डिक्शनरी और जार्गन्स होते हैं, उनको फॉलो करके आपको अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना होता है अपने आंसर शीट में, ताकि फिर जितने भी चीज़ें हैं वो आपको ये इम्प्रेशन दे। क्योंकि पेपर जब आपका चेक होता है तो आप वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते, आपकी कॉपी वहाँ पर एग्जामिनर के हाथ में होती है, मतलब वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी कॉपी। तो चेकर को पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा डिफरेंट है उन लोगों से जो जनरलाइज्ड बातें करके गए पेपर में। मेजॉरिटी जो है वो जनरलाइज्ड बातें करती है पेपर में, तो आपको उन लोगों में नहीं रहना। और वो डिफरेंट आप किस तरह बनेंगे, आपको ये शो करना है कि आपके पास जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो दूसरों से ज़्यादा है, और उसका दिखाने का एक ही तरीका है कि आपको सब्जेक्ट के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।